हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर। आज की वीडियो में हम इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट डिस्कस करेंगे। हमने इस टॉपिक के बारे में पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। आई होप वो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा और अंडरस्टैंड भी किया होगा। आज की वीडियो में हम हेरिडिटरी के लॉज देखेंगे, फैक्टर्स देखेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंस देखेंगे। थोड़ा सा सेक्शन हम एनवायरनमेंट का भी कवर करेंगे। तो अगर आप सी टेट या पी एस टेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। आप जितना शेयर करोगे हम उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पिंग साबित हो सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट, कि हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है लर्निंग पे। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ हेरिडिटरी। जो हेरिडिटरी सीक्वेंस है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ फिज़िकल ट्रेट्स, कि जो हमारी फ़िज़िकल ट्रेट्स हैं, हमारे फ़िज़िकल फीचर्स हैं, उन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। हाइट, साइज़, लुक एंड कॉम्प्लेक्शन। कॉम्प्लेक्शन मीन्स स्किन कलर, लुक्स कैसी है आपकी, आपके फेस के फीचर्स कैसे हैं, साइज़ कैसा है, आप लंबे हो, आप छोटे हो, हाइट कितनी है, आप लंबे हो, है ना, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। फिजिकल ट्रेट्स पे फ़र्क पड़ता है हेरिडिटरी का। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जैसा डेवलपमेंट और ग्रोथ पैटर्न आपके आपके एंसेस्टर्स का होगा, बिल्कुल वैसा ही आपका होगा। ये चीज़ें जैसे मेंटल डेवलपमेंट है वो भी हेरिडिटरी पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज़ लॉज ऑफ हेरिडिटरी सीक्वेंस। जो हेरिडिटरी सीक्वेंस है इसके क्या लॉज हैं, कैसे हेरिडिटरी अफेक्ट करती है। फर्स्ट इज़ लॉज ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का लॉ होता है कि जैसे एंसेस्टर्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। ठीक है, सेम। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसकी पूरी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको दी हुई है, कि है ना, इसमें यही लिखा हुआ है कि पेरेंट्स का कॉम्प्लेक्शन, हाइट, लुक वाइज ये सब सिमिलर होता है ना, बच्चों से। ये हो गया सिमिलैरिटी का लॉ। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या लिखा हुआ है, दिस लॉ क्लियर्स दैट चिल्ड्रन हैव ऑपोजिट क्वालिटीज फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक लो इंटेलिजेंस पेरेंट्स हैव एन एक्सेप्शनल चाइल्ड। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं उनका इंटेलिजेंस लेवल इतना नहीं होता, लेकिन उनके बच्चे हैं जो एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा पैदा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बच्चे मेंटली उतना ग्रो नहीं कर पाते। वो मोरोन्स कह सकते हैं हम उनको, कि उनका आईक्यू लेवल बहुत डाउन होता है। मतलब ये रिग्रेशन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। ज़रूरी ये भी नहीं है कि पेरेंट अगर इंटेलिजेंट नहीं है तो बच्चा भी डम होगा। हो सकता है वो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो। तो ये आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते रहें साथ साथ। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का लॉ, वेरिएशन का मतलब होता है चेंज, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टू चिल्ड्रन आर नॉट सेम एट द टाइम ऑफ बर्थ, इंडीड दे आर ट्विंस। दो बच्चे होते हैं ट्विंस, है ना, जो एक साथ पैदा होते हैं, उन दोनों के फेसेस कई बार सेम नहीं होते, है ना। अगर गर्ल गर्ल ट्विन है तो थोड़ा थोड़ा बहुत तो फ़र्क पता चलता है ना, कि अगर हम दो बच्चों के नाम रख रहे हैं रिया जिया, तो रिया का फेस कुछ अलग होगा और जिया का अलग होगा। मम्मा पापा को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये रिया है, ये जिया है। बेशक बाहर वालों को वो सेम लगते हों, लेकिन फिर भी कुछ ना कहीं डिफरेंस आ जाता है, कि इन उन दोनों में कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, बेशक वो ट्विन्स हैं। ठीक है, लुक्स में, उनकी साइज़ में, उनके कॉम्प्लेक्शन में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर आएगा। और साइज़ में सबसे बड़ा फ़र्क ये रहता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ट्विन्स बच्चों में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और एक बच्चा बहुत ज़्यादा वीक होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ हेरिडिटरी इन चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे की डेवलपमेंट में भी हेरिडिटरी अपना कंट्रीब्यूट करती है। इसमें क्या है कि ऑल द अबव प्रिंसिपल क्लियर दैट डिटरमाइन द जेंडर हेल्थ, कॉम्प्लेक्शन, लुक एंड इंटेलिजेंस ऑफ चाइल्ड क्रोमोसोम जीन्स परफॉर्म्स इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। कि ये सब चीज़ें
बच्चे के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, वो सब बच्चे की डेवलपमेंट में अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ जो हेरिडिटरी है ना, वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में अपना डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट शो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, ये आप ना ये चार्ट ड्रॉ कर लो, मैं आपको पूरा डिस्प्ले कर देती हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको ड्रॉ कर लो अपनी नोटबुक पे। फर्स्ट पहले क्या लिखा हुआ है, पहले नंबर पे इफेक्ट ऑन फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में इसका इफेक्ट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट में होता है, थर्ड नंबर पे कैरेक्टर डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इफेक्ट ऑन नेचर। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ये इसका चार्ट है पूरा का पूरा, आप इसको ड्रॉ कर लो, आपको याद करने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जैसे पेरेंट्स किसी के साथ डील करेंगे बिल्कुल वैसे ही बच्चा डील करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी, है ना। कैपेसिटी देखो क्या है, ये एक गैल्टन है, इन्होंने कहा था कि Galton experimented on some lawyers, scientists, literators, सैनिक, which resulted that hereditary most affected the development of their capacities। इन्होंने अलग अलग प्रोफेशन के बंदे लिए, इन्होंने लॉयर्स देखे, साइंटिस्ट देखे, लिटरेटर जो लिटरेचर लिखते हैं, है ना, सैनिक, उन सब पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर इन्होंने कहा कि हेरिडिटरी है जो डेवलपमेंट पे भी अपना इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन नेचर, नेचर पे भी फर्क पड़ता है ना, बच्चे की कैसी नेचर है। नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन डिपेंड्स अपॉन हिज सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। दिस लॉ क्लियर्स दैट थ्रू हेरिडिटरी सीक्वेंस एंड एंड्रीन ग्लैंड परफॉर्म मेन रोल टू डिटरमाइन द नेचर। जो एंड्रीन हम में डिफरेंट डिफरेंट तरह की ग्लैंड्स होती हैं, ये सब आप गूगल करके देख लेना कि हमारी बॉडी में कैसी कैसी ग्लैंड होती हैं। एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिस पे हमारा बॉडी का साइज़ डिपेंड करता है। जिनकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर काम कर रही होती है उनका साइज़ नॉर्मल होता है जितना हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग और उनके डेवलपमेंट अकॉर्डिंग के रहेगा। अगर किसी की पिट्यूटरी इम्बैलेंस हो जाए, या तो वो बहुत छोटे रह जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही जो एंड्रीन ग्लैंड है ये हमारा ह्यूमन नेचर पे इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड जर्मिनेशन। कॉन्टीन्यूटी होता है लगातारता, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जर्मिनेशन गोज थ्रू वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जो जर्मिनेशन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होगी। चाइल्ड प्रोडक्टिव जर्म नेवर डिस्ट्रॉय, जो प्रोडक्टिव जर्म्स हैं वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो आगे से आगे चलते रहते हैं। हम कहते हैं ना ये किसी ट्रेट को अपनी को कह देते हैं कि ये खानदानी है ना। जैसे मानो एक बच्चे के तिल हो आँख में, किसी के आँख में है, किसी के चिन पे होता है ऐसे, फिर वो ऐसे होता है कि मम्मा को भी होता है, फिर आगे बच्चा होता है उसको भी होता है, उसके आगे भी होता है, फिर कहते हैं ये मेरे को मेरी दादी से मिला है, ये मेरे को परदादी से मिला है। ऐसे जो जर्मिनेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, attributes collected by parents through whole life never received by the child in modern age development, or this collective attributes law is not accepted। collective attributes होता है जो चीज़ें हमने कहीं से एक्वायर की हो, हमें हेरिडिटरी ना मिल रही हूँ, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो आपका नेचुरल है, जर्मिनेशन जो हमने पिछले पढ़ा है वही ट्रांसफ़र होगा, जो हमने कलेक्ट किए हैं बाहर से वो चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चिल्ड्रन आर सेम लाइक देयर पेरेंट्स, कि इक्वल होते हैं। मतलब अगर मम्मा के 2 हैंड्स हैं तो बच्चे के भी 2 हैंड्स होंगे, 2 उनके लेग्स होंगे, है ना, उनकी फिंगर्स, एक हाथ की 5 फिंगर्स होंगी, मतलब 4 फिंगर्स, 5th इज थंब, है ना, दैट इज़ इक्वालिटी। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस कैसे आएंगे? दिस लॉ स्पोर्ट्स दैट ऑलवेज चिल्ड्रन आर नॉट सेम लाइक देयर पेरेंट्स, दे हैव मैनी डिफरेंसेस इन रिलेशंस टू देयर क्वालिटीज़, ठीक है। हमारे बच्चे फेस वाइज तो चलो सेम हो गए, है ना,
लुक वाइज सेम हो गए, लड़की मान लो लड़की का फेस पापा से मैच कर रहा है, हो सकता है लड़के का फेस मम्मा से मैच कर रहा हो, ऐसे ये सब तो हो जाता है सिमिलर, लेकिन जो क्वालिटीज़ हैं वो डिफ़र कर सकती हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो तो शायद बच्चा इंटेलिजेंट नहीं भी हो सकता है पेरेंट्स इंटेलिजेंट नहीं है, आगे बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सब चीज़ें क्वालिटी वाइज बच्चे डिफ़र कर सकते हैं। जो क्वालिटीज़ हैं ये हेरिडिटरी पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन लॉ। अब रिग्रेशन लॉ क्या है? हेरिडिटरी लॉ क्लियर्स दैट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रेस डेवलप्स इन एवरेज। एग्जाम्पल, हाइटेड फादर कैन हैव अ हाइटेड सन बट इट इज़ पॉसिबल दैट ही इज़ नॉट हाइटेड लाइक हिज फादर। रिग्रेशन लॉ का मतलब क्या है कि अगर पापा लंबे हैं तो हो सकता है लड़का लंबा हो, पर ज़रूरी तो नहीं है कि लड़का भी लंबा हो। कभी कभी नहीं भी होते हैं ना, मम्मी पापा लंबे होते हैं, बच्चे लंबे नहीं भी होते। ठीक है, तो आप ये सब नोट करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए अपना। नेक्स्ट प्रोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी। अब हम इनके प्रोमिनेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ गैल्टन। एक गैल्टन थे, इन्होंने भी अपना प्रिंसिपल दिया है। दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन बैकवर्ड प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस इन हेरिडिटरी सीक्वेंस ऑफ चाइल्ड नॉट ओनली पेरेंट्स ऑल्सो द ग्रैंड पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट। कि हेरिडिटरी में कहता ओनली पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते, ग्रैंड पेरेंट्स भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स की क्वालिटी, उनका कॉम्प्लेक्शन भी कभी कभी मतलब कि ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर को मिल जाता है, ऐसा होता है। मैंने एक स्टोरी भी देखी थी ऑनलाइन कि उसमें होता है कि मम्मी पापा दोनों बच्चे के है ना वाइट होते हैं, मम्मी भी वाइट है पापा भी वाइट हैं, पर उसके ना जो ग्रैंड फादर थे वो ब्लैक थे, है ना। तो अभी बच्चा ब्लैक हो गया तो वो सब देख रहे हैं कि बच्चा किस पे गया। तो फिर बाद में उनका पूरा स्टोरी का ही राज खुलता है कि इसके जो ग्रैंड फादर थे वो वाइट थे, सॉरी ब्लैक थे। तो मतलब कि बच्चे के जो कॉम्प्लेक्शन है, उसकी हाइट है, वो सब ग्रैंड पेरेंट्स पे भी जा सकती है। जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें बताया हुआ है कि सम लाइक पेरेंट्स 1/4, हेरिडिटरी 1/2 एंड ग्रैंड पेरेंट्स 1/6 कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब एक पार्ट में से 1/4 कौन करेंगे? पेरेंट्स, है ना। 1/4 पेरेंट्स करेंगे, 1/2 हेरिडिटरी आ जाएगी, 1/6 ग्रैंड पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम इसका देखेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डार्विन। डार्विन ने भी एक प्रिंसिपल दिया। वो क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ स्पीशीज चेंजेस एंड इम्प्रूव सम नेसेसरी थिंग्स इन देमसेल्फ विद द एडजस्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। जो स्पीशीज़ हैं वो आगे आगे डेवलप करती जाती हैं। ये सब तो हम देख ही रहे हैं कि हम कब से हैं, है ना। स्टोन पीरियड से लेकर अब तक ह्यूमन ने कितना डेवलप किया है। पहले पीछे पूंछ भी होती थी लेकिन अब वो नहीं होती है ना। कितने ज़्यादा हेयर्स होते थे बॉडी पे, अब उतना नहीं होता। मतलब कितना ज़्यादा ग्रो कर लिया है ह्यूमन स्पीशीज़ ने। ऐसे ही जो स्पीशीज़ हैं वो आगे आगे अपने आप को इम्प्रूव करती जाती हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी ही चेंजेस स्पीशीज़ में आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को मोल्ड करना शुरू कर देंगे। दिस इज़ द डार्विन्स लॉ। ये आप पूरा नोट कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है ही नहीं है, मैं बता चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लेमार्क। लेमार्क थे, उन्होंने भी एक प्रिंसिपल दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ लेमार्क एवरी ह्यूमन गोज फॉरवर्ड to demanding changes in his behavior and body in himself. With this he can able to adjust with environment. इन्होंने environment के according दिया है कि जो ह्यूमन है वो मतलब कि अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने में। अकॉर्डिंग टू लिमार्क देयर इज़ अ बेसिक नीड इन ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू एडजस्ट विद चेंजिंग सिचुएशन फ्रॉम बर्थ, है ना। जैसे हम पैदा होते हैं हमें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट होना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट, है ना। हम एनवायरनमेंट के बारे में देखेंगे। अब एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कैसे है ना। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मैं आपको इसका पूरा बताऊंगी। अकॉर्डिंग टू रैस इन्होंने एक डेफिनेशन भी दी है इसकी एनवायरनमेंट की। देखें एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट इज़ द सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग्स। जो भी हमारे आले दुआले, है ना, कह लो पंजाबी च आले दुआले
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਦੈਟ. The word environment has been derived from French word environner meaning to surround. ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरनिया से, जिसका मतलब क्या है कि घेरना, टू सराउंड. ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट मोर विग्रसली देन अदर लिविंग बींग्स. हम अपने जो एनवायरनमेंट है उससे सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो हमें पेड़ पौधे दिख रहे होते हैं, हमें आसपास के घर दिख रहे होते हैं, है ना, लोग दिख रहे होते हैं, आ रहे जाते हैं. तो हमारे घर के पास अगर कोई आप कह लो फील्ड्स हैं, वहाँ पे हमें लगा हुआ ग्रीन ग्रास दिखेगा, है ना, जो जो भी हमारे पास होता है. जो लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं उन्हें माउंटेन्स दिखते हैं. ऑल दिस टुगेदर मेक अप एनवायरनमेंट. सब कुछ जो हमारे आसपास है, वो सड़क है हमारे पास, तालाब है हमारे पास, नदियाँ हैं हमारे पास, माउंटेन है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारी आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट करती हैं. हवा है वो, है ना, पेड़ पौधे हैं, वो सब. ठीक है, ये सब एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है. ये सब तो बेसिक चीज़ें हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. आप इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना. अगर कुछ पता नहीं चल रहा तो मुझे टेलीग्राम पे बता देना. नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट गिवन बाय वेरियस थिंकर्स. अलग अलग थिंकर्स थे, है ना. जैसे पहले हैं एन नतासे. इन्होंने क्या कहा है कि एनवायरनमेंट इज दैट फैक्टर विच अफेक्ट्स अ ह्यूमन बीइंग बिसाइड हिज लाइफ, है ना. एनवायरनमेंट वो फैक्टर है जो ह्यूमन को इफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज हॉलैंड एंड डुग्लास. इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है. अकॉर्डिंग टू गिस्बार्ट इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है. ये अलग अलग थिंकर्स हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है. इसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको बता देंगे कि हॉलैंड और, है ना, डुगलस ने इन्होंने क्या कहा था एनवायरनमेंट की डेफिनेशन में. एक पर्टिकुलर वर्ड उठा लेंगे उनका, ये किसने कहा था, है ना. वो इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है. आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते जाएं. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट. आगे एनवायरनमेंट के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं. पहले तो होता है फिजिकल डिसिमिलैरिटीज़. फिजिकल डिसिमिलैरिटीज़ कैसे होती हैं. मान लो आपके मम्मी पापा की परवरिश किसी अच्छी जगह पे हुई है, बहुत अच्छे घर में आप रहते थे, आपको खाना पीना प्रॉपर मिलता था, आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एयर थी, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं था, ठीक है, तो वो बहुत अच्छे ग्रो कर पाए हैं, डेवलप कर पाए हैं. लेकिन आप बहुत गंदे एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एरिया है, स्लम्स हैं आसपास, तो वो सब आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, आपकी डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. ठीक है, दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑन सुपीरियोरिटी ऑफ रेसेस. ठीक है, मतलब कि सुपीरियोरिटी आपको पता ही होगा, हम किसी को कह देते हैं ना ज़्यादा सुपीरियर मत बन, है ना, वो चीज़ है ये. सम रेसेस आर इंटेलेक्चुअली सुपीरियर टू अदर नॉट बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी बट बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. दीज रेसेस आर एबल टू स्कोर बेटर ऑन टेस्ट एज दे आर इक्विप्ड विद बेटर इंटेलेक्चुअल कल्चरल एंड सोशल. मतलब आप कह लो कि जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, स्कूलों में आते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, उनके पास लैपटॉप है पढ़ने को, उनके पास मोबाइल गैजेट्स वगैरह हैं, उनके घर में बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, उन्हें ऐसे हमारी तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, वो स्क्रीन से देख के आराम से पढ़ रहे होते हैं, है ना. तो ऑब्वियसली बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा. उसे इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, है ना. लाइट नहीं है तो उसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना, उसे लाइट के साथ भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है कि आज हमारे घर पे लाइट नहीं थी और मैं नहीं पढ़ पाया. वो पढ़ते हैं, है ना, उन्हें सब कुछ प्रॉपर मिल रहा है, तो बच्चा सुपीरियर होगा ना. इन कंपैरिजन टू दैट अगर हम देखें कि एक बच्चा स्लम से आ रहा है, उसके घर में लाइट तक नहीं है ना, और उसे रहने को भी बहुत गंदी जगह मिल रही है, उसे फिर स्कूल से आकर घर का काम भी करना पड़ रहा है, तो बच्चा उतना ग्रो नहीं कर पाएगा. वही बच्चा ग्रो करेगा ना जिसे ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है. ठीक है, जितनी सुपीरियर आपकी रेस होगी, कहाँ से आप आ रहे हो, उतना ही अच्छा आपका डेवलपमेंट पैटर्न होगा. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी इसका इसी से रिलेटेड है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे. नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन पर्सनैलिटी.
एनवायरनमेंट का पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा गहरा इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट का। आप जैसे लोगों के साथ रहते हो, जैसी जगह में रहते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। हमें मम्मी पापा कहते हैं ना कि उस बच्चे के साथ नहीं रहना, उस बच्चे के साथ नहीं घूमना, है ना। ये सब इसी वजह से होता है कि जैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, जैसे लोगों से हम घिरे रहेंगे, वैसे ही क्वालिटीज़ हमारे अंदर आती जाएंगी, वैसी ही पर्सनैलिटी हमारी बनती जाएगी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और मॉड्यूलेशन depends more on environment than hereditary factor. Any person can evolve into a better human being if he gets a proper environment. It is a fact that personality change due to difference in environment. मतलब जैसा environment वैसी पर्सनैलिटी। अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स का बच्चा है, वेल इक्विप्ड है, घर पे सब कुछ मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो वैसी ही बातें करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, मम्मी पापा से सुन के जैसे जैसे वर्ड्स वो बोलेंगे वैसा ही बोलेगा। अभी घर पे माहौल वैसा है ना, बच्चा झोपड़ी में रह रहा है, जैसी मम्मी पापा बात करेंगे वैसी ही सीखेगा वो। ठीक है, ये सब पुअर बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं, और हाई इनकम वाले जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं ना, तो फ़र्क तो पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ एक न्यूमैन फ्रीमैन, है ना, होल्जिंगर, इन्होंने, ये एक थिंकर थे, इन्होंने भी अपना इसके बारे में दिया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मैं आपको पूरा शो कर देती हूँ। ये सब यही बताया हुआ है कि पर्सनैलिटी पे के एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। व्हेन बोथ चिल्ड्रन ऑफ दीज पेयर्स ग्रू अपॉन कंसिडरेबल डिफरेंस वाज फाउंड इन देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स। ठीक है, आप रिच बैकग्राउंड और पुअर बैकग्राउंड वाले को कंपेयर करके देख लो। ठीक है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क होता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन मेंटल ग्रोथ। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमारी मेंटल ग्रोथ पे भी बहुत इफेक्ट डालता है अपना। द साइकोलॉजिस्ट गार्डन इज द व्यू दैट मेंटल ग्रोथ स्लोज डाउन इन ह्यूमन बींग्स इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सोशल एंड कल्चरल एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट है कि वो कहते थे कि मेंटल ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है अगर आपका एनवायरनमेंट आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा। ठीक है, आपकी कोई केयर नहीं कर रहा, आपको कोई पूछ नहीं रहा। ठीक है, मतलब कि ये सब भी होता है कि अगर आप बच्चे की तरफ ध्यान देना कम कर देते हो तो बच्चे के अंदर ये सब चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि हाँ, मेरी कोई केयर नहीं कर रहा, मम्मा मुझे प्यार नहीं करते, पापा मुझे प्यार नहीं करते। तो इस वजह से बच्चा मेंटली डाउन जाना शुरू हो जाता है। उसे घर पे आकर अगर कोई पूछ नहीं ना रहा कि तूने होमवर्क नहीं किया, वो सब चीज़ें भी बच्चे को अंदर ही अंदर झिझोड़ना शुरू कर देती हैं, तो उसकी मेंटल ग्रोथ स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। सो गाइज़, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आई होप आपने ये सब नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर किए होंगे, आपको समझ भी आ रहा होगा। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे शेयर करें, मैक्सिमम लाइक करें वीडियो को। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे हमें उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और आपको हर रोज़ नया नया कंटेंट मिलता रहेगा। अगली वीडियो में हम MCQs डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा एनवायरनमेंट का जो रहता है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। बाय बाय।